आपके सामने बोर्ड पर है हमारा छठा स्ट्रक्चर सिंपल प्रेजेंट का, नेगेटिव इंटरोगेटिव विद WH। इसमें आप देखेंगे कि हर सेंटेंस में WH वर्ड है, नेगेटिव भी है, और WH के होने से ये इंटरोगेटिव सेंस भी देता है। इस तरह से ये सेंटेंस हुआ नेगेटिव इंटरोगेटिव विद WH। सारे सेंटेंस, सारे प्रोनाउंस के साथ, सारे पर्सन्स में यही रचना है। अब इसके लिए अगर हम चाहें तो एक लिंग्विस्टिक फॉर्मूला हम अपने लिए रख सकते हैं सुविधा के लिए। वो होगा हमारा WH प्लस हेल्पिंग वर्ब विथ नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। इसको अगर हम ये WH के साथ जो हेल्पिंग वर्ब देते हैं, अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ एब्रिज्ड फॉर्म में अगर नॉट नहीं लगाएं, तो एक ट्रेडिशनल जो स्ट्रक्चर का तरीका था लिखने का, अगर वैसे लिखें तो वैसे भी हम लिख सकते हैं कि WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1। और ये स्ट्रक्चर दोनों सारे पर्सन्स के सब प्रोनाउंस के साथ हम लगा सकते हैं। चूंकि हम जिस जमाने में रहते हैं ये जमाना बहुत फास्ट है, तो उसका इम्पैक्ट हमारे लैंग्वेज पर भी है। तो हम प्रीफर करते हैं कि जब हम बोलें तो ज्यादा से ज्यादा एब्रिज्ड फॉर्म में बोलें। तो एब्रिज्ड फॉर्म में जब बोलेंगे तो वहां हमारा स्ट्रक्चर का रूप होगा व्हाई डोंट आई राइट, व्हाई डोंट वी राइट, व्हाई डोंट यू राइट, व्हाई डोंट यू राइट, why doesn't he write, why doesn't she write, and why don't they write। लेकिन हम इसका जो ट्रेडिशनल वे है एक्सप्रेस करने का, वो ही तरीका अपना सकते हैं। तब उसको ध्यान रखना होगा वहां कि जब आप डोंट को या डजंट को जब अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, तो उसमें उस दोनों के बीच में सब्जेक्ट हर जगह आ जाएगा। इसका ख्याल रखा जाना चाहिए। तब यहां हमने दे दिया है आपको कि why do I not write, why do we not write। यहां भी हो जाएगा why do you not write, why do you not write, why does he not write, why does she not write, and why do they not write। इस तरह से हम लोगों ने इसको सीखा। यहां भी आप देखिए कि जो शुरू में हम लोगों ने WH से इसके पहले वाले में सीखा था, यहां भी स्ट्रक्चर का रूप देखिए। पहले है WH वर्ड, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आया। एब्रिज्ड फॉर्म है तो उसमें ही हमारा नॉट लगा हुआ है, और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आया, और उसके बाद हमारा मेन वर्ब आया। तो ये पुनरावृत्ति है। इसके पहले भी जो स्ट्रक्चर था उसमें केवल निगेटिव सेंस नहीं था सेंटेंस में, इसलिए नॉट नहीं लगा हुआ था, लेकिन वहां भी यही था, यहां भी वही है, और सब जगह वही है। ये पता है पहले से हमको कि हमारे सारे जो प्रोनाउंस हैं सबके साथ एक्सेप्ट ही और सी, सब जगह हमारे हेल्पिंग वर्ब डू होता है। तो देखिए वहां डू में ही नॉट लगा है, और चूंकि इसके साथ डज का प्रयोग करते हैं इसलिए यहां डज के साथ नॉट लगा हुआ है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि सिंपल प्रेजेंट के नेगेटिव इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में भी हम पहले की तरह हमारी रचना है जो इंट्रोगेटिव का हमारा था। अब शुरू से मैं आपको एक बात बताता हूं। जैसे आप चले जाइए, एक बार वहां जाना चाहिए हम लोगों को। एक हमारा है इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव में स्ट्रक्चर हमारा था डू आई राइट, नॉट भी नहीं लगा था, डू आई राइट था वहां। फिर हम आगे बढ़े, वो निगेटिव इंट्रोगेटिव किया तो फिर कर दिया उसको डोंट आई राइट। फिर हम उसके आगे बढ़े, इंटरोगेटिव विद WH किया तो फिर वो हो गया व्हाई डू आई राइट। फिर उसके आगे अभी इसमें आए कि निगेटिव इंट्रोगेटिव विद WH, तो वो हो गया व्हाई डोंट आई राइट। तो चारों ये निगेटिव स्ट्रक्चर जो है वो एक ही नियम को फॉलो करता है कि जब WH नहीं होगा तो पहले हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके बाद होगा एब्रिज्ड फॉर्म में उसके
या निगेटिव नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम उसमें लगा देंगे सब्जेक्ट और उसके बाद हम लगा देंगे V1, वर्ब का V1। तो एक ही नियम है जो सब जगह हमारा लागू हो रहा है, इसलिए स्टूडेंट को याद रखने में और समझने में काफी सुविधा है। एक नियम को समझें, उसी का एक्सपेंशन है। हम इसको थोड़ा सा और ब्रीफ करेंगे जब पूरे टेंस की रचना हम समाप्त करेंगे, तो वहां भी हम आपको बताएंगे एक बार और कि ये किस तरह से बढ़ता है। और इस तरह से अगर हम इन नियमों को समझते चलें तो हमको अंदाजा है और भरोसा है कि आप बहुत जल्द सारे स्ट्रक्चर्स को समझते जाएंगे। इस तरह से हम लोगों ने अभी सिंपल प्रेजेंट के 6 स्ट्रक्चर्स समाप्त कर लिए। अब हम लोग इसको देखें कि सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चरल पोर्शन समाप्त करने के बाद उसी टेंस के एग्जाम्पल्स में हम प्रवेश दिला रहे हैं आपको। इसमें आप देखेंगे कि हम एक ही वर्ब स्पीक से पूरा एग्जाम्पल्स के सारे स्ट्रक्चर्स आपके सामने रख रहे हैं। और एक दूसरी बात यह भी है कि इसमें एग्जाम्पल्स के बहुत खूबसूरत प्लानिंग है। 31 वाक्य होंगे इस पैकेज में और इसमें सिंपल सेंटेंस भी हैं और इसमें आप आगे देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी है और फिर वो कैसे फॉर्म हुआ है, उसके पीछे का ग्रामर क्या है, फिर उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। अभी हम लोग इसको देखें। जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है कि क्या तुम बोलते हो, तो इसकी अंग्रेजी हमने दी है डू यू स्पीक। देखिए ये जो सेंटेंस है इसको हम लोग कहते हैं यस नो क्वेश्चन। हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है ये सेंटेंस हमारा और इसके बाद सब्जेक्ट है, इसके बाद हमारा वर्ब है। ये इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर जो मैं आपको पढ़ा रहा था सिंपल प्रेजेंट में, तो वही नियम है जहां से ये एग्जाम्पल शुरू किया है हमने। तो ये हो गया डू यू स्पीक। दूसरा है तुम क्या बोलते हो। अब ये हमारा WH क्वेश्चन हो गया। फिर अब यहां देख रहे हैं कि WH के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद ये हमारा मेन वर्ब है। ये भी हमने आपको इंटेरोगेटिव WH स्ट्रक्चर में बता दिया है। इसमें ऐसा कुछ भी नया नहीं है एग्जाम्पल में जो नई चीज आप देख रहे हैं। सारा एग्जाम्पल्स जो है वो हमारे पढ़ाए गए सारे स्ट्रक्चर्स के आधार पर ही दिए गए हैं इसमें। तो दूसरा हमारा हो गया व्हाट डू यू स्पीक। तीसरा है तुम कहां बोलते हो, वेयर डू यू स्पीक। तुम कब बोलते हो, व्हेन डू यू स्पीक। तुम क्यों बोलते हो, व्हाई डू यू स्पीक। तुम क्यों नहीं बोलते हो, व्हाई डोंट यू स्पीक। तुम कैसे बोलते हो, हाउ डू यू स्पीक। तुम किसके साथ बोलते हो, विथ whom डू यू स्पीक। या फिर हम इसी रचना को, इसी स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं हु डू यू स्पीक विथ। क्योंकि whom के पहले ही हम कोई प्रीपोजिशन लगा सकते हैं, इसलिए प्रीपोजिशन लगा के ये स्ट्रक्चर दिया गया। और who के पहले हम नहीं लगा सकते कोई प्रीपोजिशन, इसलिए ये जो प्रीपोजिशन विथ है, जब who वाले स्ट्रक्चर में ध्यान रखना है आपको कि ये विथ आगे चला जाएगा। फिर यहां देखिए who do you speak with, ये दोनों सिनोनिमस स्ट्रक्चर है। आप इसके लिए ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारा 8वां स्ट्रक्चर हुआ। एग्जाम्पल के पैकेज में हम लोगों ने देखा 8 एग्जाम्पल तक हमने चर्चा की है। अब यहाँ 9 से शुरू कर रहा हूं मैं। अब देखिए सेंटेंस है हमारा तुम किसके लिए बोलते हो। अंग्रेजी इसकी हुई फॉर होम। अब देखिए WH वर्ड ये होम है, फिर इसके बाद फिर पहले के नियम की तरह हेल्पिंग वर्ब हमारा आ गया फॉर होम डू यू स्पीक। यू हमारा सब्जेक्ट है, सेंटेंस जो है उसका हेल्पिंग वर्ब यू के साथ डू इस्तेमाल होता है, वर्ब हमारा स्पीक है। तो जो भी सेंटेंस यहां लिखा गया है एक शब्द भी इसमें ऐसा नहीं है जो ग्रामेटिकली प्लेस्ड नहीं है। पूरा ग्रामर के हिसाब से रचना चल रही है। इसी तरह से आपको समझते जाना है किस शब्द को यहां रखा गया है, उसका क्या रेलिवेंस है। इस पर जो भी सवाल हो, सवाल हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसमें बहुत रेलिवेंटली, बहुत टू द पॉइंट एंड ग्रामेटिकली वर्ड्स प्लेस किए जा रहे हैं हर जगह। अब देखिए यहां 10वां है तुम किसके विषय में बोलते हो। अबाउट होम, अबाउट होम यहाँ ये प्रीपोजिशन फॉर है, यहाँ प्रीपोजिशन हमारा अबाउट है, होम यहाँ है, होम यहाँ है। अबाउट होम डू यू स्पीक, डू यू स्पीक। तुम किसके विरुद्ध बोलते हो, अगेंस्ट होम डू यू स्पीक।
तुम किसको बोलते हो? टू होम डू यू स्पीक? तुम किस पर बोलते हो? ऑन होम डू यू स्पीक? अब ये 13 तक जो वाक्य है इसको हमने 2 हिस्से में बांटा है। पहला वाक्य हमारा है वो यस नो क्वेश्चन है जो हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होता है। 2 से 13 तक जो वाक्य है उसको हमने WH क्वेश्चन के डोमेन में रखा है। अब सब में आप देखेंगे इसमें WH से वाक्य शुरू होता है 13 तक, 2 से 13 तक। 14 से लेकर के और 31 तक के जो सारे वाक्य हैं वो सारे के सारे वाक्य कंप्लेक्स सेंटेंस हैं। मैं बता दूं आपको यहां कि कंप्लेक्स सेंटेंस का मतलब कि इसमें 2 वाक्य जोड़ा गया है, मतलब इसमें 2 सब्जेक्ट है। देखिए यहां आई एक सब्जेक्ट है और यू एक सब्जेक्ट है। एक वर्ब हमारा नो है, दूसरा वर्ब हमारा स्पीक है। अब यहां से 31 तक सारे वाक्य की रचना एक जैसी होगी। थोड़ा फर्क उनमें है लेकिन कंप्लेक्स स्ट्रक्चर में फर्क नहीं है। 2 वाक्य सब में जोड़े गए हैं। फिर यहां देखिए आप, यू डोंट नो, यू एक सब्जेक्ट है, नो एक वर्ब है, आई एक सब्जेक्ट है, स्पीक एक वर्ब है। 2 सब्जेक्ट 2 वर्ब होना चाहिए कंप्लेक्स सेंटेंस में, कम से कम दोनों है। तो ये क्वालिफाई करता है कि ये सेंटेंस हमारा कंप्लेक्स होगा। और इसमें इसके आखिर में हम चर्चा करेंगे, हर ग्रामर के हर पोर्शन की चर्चा इसमें अलग अलग होगी, क्योंकि बड़ा वेल डिजाइंड है ये एग्जाम्पल्स। और भारत के किसी भी किताब में इस तरह से प्लानिंग करके एग्जाम्पल नहीं दिया गया है, अभी तक तो नहीं दिया गया है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस बताते समय ही विद्यार्थी को सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों सेंटेंस की चर्चा की गई हो, ऐसी किताब में भी ऐसी भी चर्चा नहीं दिखती। तो ये लर्नर्स के लिए सुविधाजनक है कि वो दोनों तरह के वाक्यों की रचना करना सीख रहे हैं। और काफी एक्सटेंसिवली इसको बताया गया है और इसमें बहुत सी सिमिलरिटीज देखेंगे आप चारों तरफ। पूरे टेंस को जब देखेंगे तो लगेगा ये कितना वेल प्लान्ड है एग्जाम्पल। तो ये हो गया हमारा यू डोंट नो वेयर आई स्पीक। अब जैसे देखिए यहां फुल स्टॉप है, यहां भी फुल स्टॉप है। सवाल यहां रखिए, अभी आप इस सवाल का जवाब हम आगे देंगे कि क्यों यहां फुल स्टॉप है। यहां व्हाट इस्तेमाल हुआ है, यहां भी वेयर इस्तेमाल हुआ है, लेकिन सेंटेंस में हमारा फुल स्टॉप दिया गया है। और इस तरह से हम लोगों ने 15 एग्जाम्पल तक की चर्चा की। अभी 16 एग्जाम्पल इसमें और बाकी हैं, जिसको फिर हम आगे आपके सामने रखने जा रहे हैं। ये 16 से हम आगे देख रहे हैं। देखिए सेंटेंस से हम लोग जानते हैं कि वे लोग कब बोलते हैं। ये सेंटेंस कंप्लेक्स है, 2 वाक्य जोड़े गए हैं, 2 सब्जेक्ट है। देखिए आप, यहाँ वी है और फिर दे है। वर्ब देखिए, यहाँ एक वर्ब है, वहां एक दूसरा वर्ब है। तो ये सारा कंप्लेक्स सेंटेंस है। तो इसकी अंग्रेजी हो रही है वी नो व्हेन दे स्पीक। वह नहीं जानता है कि तुम क्यों बोलते हो। He doesn't know why you speak। वह जानती है कि तुम क्यों नहीं बोलते हो, तो she knows why you don't speak। वह नहीं जानती है कि मैं कैसे बोलता हूं। She doesn't know how I speak। मैं जानता हूं कि तुम किसके साथ बोलते हो। I know with whom you speak। मैं नहीं जानता हूं कि तुम किसके लिए बोलते हो। I don't know for whom you speak। फिर है मैं जानता हूं कि तुम किसके विषय में बोलते हो। I know about whom you speak। फिर है मैं नहीं जानता हूं कि तुम किसके विरुद्ध बोलते हो। I don't know against whom you speak। ये सारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैं और इसमें आप देखेंगे कि सारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हमने 2 हिस्से में बांटा है। अभी ये 14 से लेकर के अभी यहाँ 25 तक के जो वाक्य होंगे, आगे भी आगे वाक्य आएंगे, वो ऐसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैं जिसका फर्स्ट पार्ट जो हमारा है वो असर्टिव सेंटेंस है, आइदर अफर्मेटिव और नेगेटिव। और फिर 26 से 31 तक के वाक्य जो आने वाले हैं वो भी कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन उसकी रचना में थोड़ा फर्क है जो हम लोग आगे देखेंगे। तो ये हमारा 23 तक हो गया। इसमें समझने की बातें हैं, जैसे लोग क्या करते हैं कि वी नो व्हेन, है ना, व्हेन डू दे स्पीक, कई तरह की गलतियां करते रहते हैं। तो ग्रामर यहाँ अपने बहुत ही स्पष्ट रूप में यहाँ है हर जगह, उसकी विवेचना हम सारे एग्जाम्पल्स के आखिर में करेंगे कि कहाँ WH वर्ड के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं देना है कहीं भी,
इसमें देखेंगे आप एक चीज मार्क करिए कि देखिए डब्ल्यू एस के बाद यहां नहीं है हेल्पिंग वर्ब, यहां देखिए डब्ल्यू एस के बाद नहीं है हेल्पिंग वर्ब, यहां देखिए डब्ल्यू एस के बाद नहीं है हेल्पिंग वर्ब, यहां डब्ल्यू एस के बाद भी नहीं है हेल्पिंग वर्ब। तो कहने का मतलब ये है कि डब्ल्यू एच के बाद कहीं भी हेल्पिंग वर्ब किसी भी वाक्य में नहीं है। आखिर क्यों नहीं है? तो इसका ग्रामेटिकल कारण है, जिसकी चर्चा हम इस पूरे एग्जाम्पल्स को लिखने के बाद हम अंत में करेंगे। अब हम लोग देखें 24 से 31 तक का ये एग्जाम्पल्स का पैकेज। 24 पे देखिए, ये भी कम्प्लेक्स सेंटेंस है, सारा कम्प्लेक्स सेंटेंस है। मैं जानता हूं कि तुम किसको बोलते हो, आई नो टू whom यू स्पीक। मैं नहीं जानता हूं कि तुम किस पर बोलते हो, तो आई डोंट नो ऑन whom यू स्पीक। क्या तुम जानते हो कि मैं क्यों नहीं बोलता हूं, तो डू यू नो व्हाई आई डोंट स्पीक। क्या तुम नहीं जानते हो कि मैं बोलता हूं, तो डोंट यू नो दैट आई स्पीक। ये दैट वाला एग्जाम्पल केवल ये 27वां एग्जाम्पल है, और ये सारे टेंस के 27वें नंबर में ही दैट का प्रयोग किया गया है। 28वां एग्जाम्पल है कि तुम क्यों नहीं जानते हो कि मैं कैसे बोलता हूं, तो व्हाई डोंट यू नो हाउ आई स्पीक। फिर आप देखें कि तुम क्यों नहीं जानते हो कि मैं क्या बोलता हूं, तो वाई डोंट यू नो व्हाट आई स्पीक। क्या तुम जानते हो कि मैं कब और कहां बोलता हूं, तो डू यू नो व्हेन एंड वेयर आई स्पीक। और क्या तुम नहीं जानते हो कि मैं क्यों और कैसे बोलता हूं, तो डोंट यू नो व्हाई एंड हाउ आई स्पीक। अब यहां भी कुछ चीज ध्यान देने की है। एक ये है कि देखिए ये कॉम्प्लेक्स तो है, दो सेंटेंस जोड़ा हुआ है, सब्जेक्ट यहां देखिए सब्जेक्ट एक ये है, एक ये है, फिर यहां वर्ब एक ये है, एक ये है, उस हिसाब से हमारा ये कॉम्प्लेक्स है। अब एक चीज ध्यान देने की ये है कि जब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, तो मैंने आपको बताया है कि तब सेकेंड पार्ट का जो डब्ल्यूएच वर्ड होगा, उस वर्ड के बाद हमेशा सब्जेक्ट होगा, कहीं भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। फिर आप देखिए यहां whom आया, डब्ल्यूएच वर्ड, सब्जेक्ट आया है, यहां whom आया, सब्जेक्ट आया है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। फिर आप देखिए यहां व्हाई है, डब्ल्यूएच वर्ड है, सब्जेक्ट आया है। फिर आप देखिए दैट खैर सब्जेक्ट आया है। फिर आप यहां देखिए हाउ, फिर सब्जेक्ट आया है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। फिर व्हाट है, यहां कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सब्जेक्ट आया है। व्हेन एंड वेयर के बाद सब्जेक्ट आया है। फिर आप देखिए वाई एंड हाउ के बाद सब्जेक्ट आया है। तो एक सिमिलरिटी 26 से लेकर और 31 तक नहीं, बल्कि मैं कहूंगा 14 से 31 तक एक समानता आपको मिलेगा कि WH वर्ड के बाद कहीं भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हर जगह सब्जेक्ट आया है। यह ध्यान देने की और सीखने की बात है। अब इतना जब हो गया है, तो फिर मैं एक बार आप सबों की सुविधा के लिए मैं चाहूंगा कि एग्जाम्पल 1 से 31 तक का की जो प्लानिंग है, उसकी मैं चर्चा आपके बीच रखूं। तो मैं उसको अब रखने जा रहा हूं आपके सामने। 1 से 31 तक की चर्चा हमने की है। अब उसके पीछे जो योजना है उसको जरा हम लोग ध्यान दें। जैसे पहला सेंटेंस जो एग्जाम्पल का हमारा है, वो है हमारा यस नो क्वेश्चन। और 2 से लेकर 13 तक जो एग्जाम्पल है, वो है हमारा WH क्वेश्चन। फिर 14 से 25 तक जो सेंटेंस है, ये है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और 26 से 31 तक यह भी है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कुछ अंतर के साथ। एग्जाम्पल के पीछे योजना यह है कि एक सेंटेंस देकर यह बताने की कोशिश की गई है कि यस नो क्वेश्चन जब हम क्रिएट करते हैं, तो उसका फॉर्मेट होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट।
प्लस मेन वर्ब। सिंपल प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब से जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमारा फॉर्मेट ये होगा। 2 से 13 तक, और ध्यान रखने की एक और बात है कि 1 से 14 तक, एक और सूचना मैं दे रहा हूं कि 1 से 13 तक ये सेंटेंस हमारा सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस का मतलब हुआ कि इसमें एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। और 14 से 31 तक का जो सेंटेंस है दोनों कॉम्प्लेक्स है। इसका मतलब हुआ कि इसमें 2 सब्जेक्ट प्लस 2 वर्ब, मेन वर्ब होगा। इसमें भी है 2 सब्जेक्ट प्लस 2 मेन वर्ब। अब ये 2 से 13 तक जो क्वेश्चन रखा है मैंने, WH क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है। ये जो हेल्पिंग वर्ब का जो स्ट्रक्चर है, बस केवल इसमें एक चीज जुड़ जाएगा, WH। बाकी हूबहू यही होगा, मतलब WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। अब इसका रिपीटिशन है, 2 में भी वही है, सेम नियम पर आधारित है। 2 से 13 तक के सारे सेंटेंस इसी नियम पर आधारित हैं। तो इससे स्टूडेंट के बीच ये हम इशारा, इंडिकेशन देना चाहते हैं कि जब कभी WH सेंटेंस आप बनाएं सिंपल सेंटेंस में, तो न भूलें कभी भी कि WH के बाद हमेशा हमें हेल्पिंग वर्ब देना है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब आप नहीं देते हैं सिंपल सेंटेंस में, तो इसका मतलब है कि आप एक ग्रामेटिकल एरर कर रहे हैं। इसलिए 2 से 13 तक बार बार एक ही तरह के सेंटेंस को डिफरेंट WH वर्ड्स के साथ थोड़े थोड़े फर्क से रखा गया है, क्योंकि ये हमेशा के वास्ते ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाए कि कभी भी जब सिंपल सेंटेंस बनाएं तो उसमें हम WH के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब रखा करें। फिर ये 14 से 25 तक की चर्चा, ये भी कॉम्प्लेक्स है और ये भी कॉम्प्लेक्स है। फर्क क्या है कि 14 से 25 तक के जो सारे वाक्य हैं हमारे, वो कॉम्प्लेक्स तो हैं, लेकिन उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो असर्टिव है। मतलब फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस इज असर्टिव। और असर्टिव है इसी वजह से 14 से 25 तक के सारे वाक्यों में के आखिर में फुल स्टॉप दिया हुआ है। फुल स्टॉप क्यों? फुल स्टॉप इसलिए दिया हुआ है, इसका भी नियम है कि इसका चूंकि फर्स्ट पार्ट हमारा असर्टिव है, तो फर्स्ट पार्ट ही डिसाइड करता है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के आखिर में फुल स्टॉप होगा या होगा क्वेश्चन मार्क। तो ऐसी स्थिति में 14 से 25 तक के जो सारे वाक्य हैं उसका फर्स्ट पार्ट हमारा असर्टिव है, उसके कारण आपको हर वाक्य के आगे फुल स्टॉप दिया भी गया है और आप देते रहेंगे, चूंकि ये नियम के आधार पर है। फिर अब 26 से 31 तक जब देखेंगे तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वो भी है, लेकिन उसके फर्स्ट पार्ट में आप देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। 26 में भी है, 27 में भी है, 28 में भी है, 29 में भी है, 30 में भी है और 31 में भी है। ये सारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में हमने इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर रखा है। और चूंकि इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है, इसलिए हम सारे वाक्यों के अंत में नोट ऑफ इंटरोगेशन रखा गया है, और वही आपको रखना है, बिकॉज इट्स द डिमांड ऑफ द रूल ऑफ स्ट्रक्चर। तो 26 से 31 तक के आखिर में हम लोग क्वेश्चन मार्क दिया करेंगे, और ऐसे सारे वाक्य जो हम लिखेंगे उसमें यही इसी नियम से ये लागू होगा और चलेगा, संचालित होगा। 1 से 13 में तो हमने आपको बता ही दिया कि वो सिंपल सेंटेंस है, उसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब है, और उसमें हम वही करेंगे जो आपको ऊपर में हमने बता दिया है। तो इस तरह से अब इसका देखिए, अब इसकी योजना ये है कि सिंपल प्रेजेंट का जो पहला सेंटेंस है, जिस नियम पर आधारित यस नो क्वेश्चन, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी यही है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी यही है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी यही है,
और पूरे टेंस में इसी आधार पर पहला एग्जाम्पल हमारा सिमिलर है एकदम इसी पैटर्न पर। फिर 2 से 13 तक आप देखेंगे कि हमारा सारे टेंस के सारे स्ट्रक्चर इसी पैटर्न पर दिए गए हैं। फिर 14 से 25 तक के सारे एग्जाम्पल्स इसी पैटर्न पर आधारित हैं। फिर 26 से 31 तक के सारे एग्जाम्पल इसी पैटर्न पर आधारित हैं। और फिर 1 से 13 की चर्चा तो मैंने किया आपको कि पहला हमारा यस नो क्वेश्चन है, जिसमें हमारा इस तरह से सेंटेंस हम बनाते हैं। और जब वो WH क्वेश्चन होता है तो हमारा WH पहले आ जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर सब्जेक्ट हम देते हैं, फिर हमारा मेन वर्ब होता है। तो ये टेंस में अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को इस तरह से डिफरेंट वे में अगर समझ लिया जाए तो ऐसी गलती पर लगाम टेंस में ही लग जाती है कि हम आगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कहां फुल स्टॉप लगाएंगे या कहां हम नोट ऑफ इंट्रोगेशन देंगे, उसकी जानकारी हो गई। और उसके बाद WH के बाद कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कभी भी हेल्पिंग वर्ब हम नहीं देंगे। उसके सेकेंड पार्ट में हमेशा हम क्या देंगे तो उसके बाद सब्जेक्ट दिया करेंगे। तो 1 से 13 तक WH के बाद सब में हेल्पिंग वर्ब है। अब देखिए 1 से 13 तक हेल्पिंग वर्ब है हमारा, और एक में तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू ही होता है, और 2 से 13 तक में WH के बाद हेल्पिंग वर्ब है, और 14 से लेकर के और 31 तक में WH के बाद हमेशा सब्जेक्ट है। और इस दोनों के डिफरेंस को हमेशा ध्यान में रखना है। एंड द सेम रूल ऑफ ग्रामर इज गोइंग टू बी रिपीटेड इन ऑल द स्ट्रक्चर्स ऑफ टेंस, एंड इट विल बी डिस्कस्ड टाइम एंड अगेन only with the ambition or the aim that students shouldn't commit such mistakes in future. So this chapter itself will be in a position to bridle the mistakes of structures about complex sentences. So in this way we have finished this chapter, simple present in different dimensions.